आज मैं बात करूंगी 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट पंचुएशन मार्क्स की। उससे हम जानेंगे कि कब हमारा सेंटेंस एंड होता है, कब वो पॉज लेता है, कब कब इन एक्सक्लेमेशन मार्क्स को या फिर अपोस्ट्रोफी या फिर क्वेश्चन मार्क को हमको यूज करना है, ताकि आप बहुत अच्छी क्वालिटी की राइटिंग कर पाए। और कहीं पे भी आप लिखें तो आपका जो रीडर है उसको समझ आए कि आप वेरी हाई क्वालिटी राइटर हो, एंड यू आर डिजर्व टू गेट मोर मार्क्स इफ यू आर अ स्टूडेंट। हाय गाइस, थार एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जब मैं बोल रही हूँ तो मेरी टोन जो है उससे आपको समझ आता है कब मैं पॉज ले रही हूँ, कब एक सेंटेंस खत्म हो गया। बट व्हाट अबाउट राइटिंग? अगर वही चीज अगर मैं लिखूं तो आपको कैसे समझ आएगा कि मैं पॉज ले रही हूँ या फिर मेरा सेंटेंस खत्म हो गया है, मैं एक्साइटेड हूँ, मैं खुश हूँ, मैं दुखी हूँ, तो कैसे आपको पता चलेगा? उसी चीज के लिए पंचुएशन मार्क्स इंग्लिश में इंट्रोड्यूस किए गए हैं, ताकि जो भी हमारी फीलिंग्स है, हमारी टोन है या फिर हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, वो कैसे डिसाइड हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज वो रोल प्ले करता है। दूसरी चीज, अगर आप कहीं पे ऐसे राइटिंग कर रहे हो, ठीक है, ऐसे लिख रहे हो या फिर कोई पैराग्राफ लिख रहे हो, कहीं पे भी आप कोई भी टाइप की राइटिंग कर रहे हो, आपको अच्छा स्कोर करना है एग्जाम में, तो हम ज्यादातर किस पे ध्यान देते हैं? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर आइडियाज, या फिर हम वो कैप पे ध्यान देते हैं। राइट, वो कैप पे ध्यान रहता है, हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर पे, फ्लुएंसी पे ध्यान रहता है। लेकिन व्हाट अबाउट पंचुएशन? तो चलिए जानते हैं 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पंचुएशन मार्क्स है उनके बारे में। इसकी कुछ कैटेगरीज मैंने डिवाइड करा है, ताकि वो हमको समझने में और याद करने में अच्छा खासा हमको हेल्प मिले। तो दो टाइप, एक्चुअली 3 टाइप के हैं, बट उनकी जो कैटेगरीज है वो 2 टाइप की होती है। एक होता है टर्मिनल पंचुएशन, जो टर्मिनल कोई भी सेंटेंस के एंड में लगाया जाता है। दूसरी कैटेगरी है पॉजेज, जो हमको बीच बीच में पॉज लेने के लिए बताते हैं। तो टर्मिनल में कौन कौन से पंचुएशंस आते हैं? फुल स्टॉप, या फिर पीरियड भी हम बोलते हैं फुल स्टॉप को, क्वेश्चन मार्क, ठीक है, एक्सक्लेमेशन, ये 3 हमारे टर्मिनल पंचुएशन मार्क में काउंट होते हैं। वहीं कॉमा, सेमीकोलन या फिर कॉलन हमारे पॉजेस के कैटेगरी में काउंट होते हैं। और तीसरा है अपोस्ट्रोफी। ये किस चीज के लिए यूज होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम स्टार्ट करेंगे टर्मिनल पंचुएशन से, जो कि हमको एंड ऑफ द सेंटेंस लगाना है। कौन कौन से? फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन। तो स्टार्ट करेंगे फुल स्टॉप या फिर पीरियड से। ये कब यूज किया जाता है? ये मोस्टली 2 टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उनको एंड करने के लिए यूज होता है। पहला कौन सा है? डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जो हमको कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कुछ फैक्ट्स बता रहे हैं, वो होते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के एंड में क्या आता है? यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया? पहली बात, ये एक टर्मिनल पंचुएशन है। दूसरी बात, ये जो भी टर्मिनल पंचुएशन की कैटेगरी में मैंने आपको पंचुएशन मार्क्स बताए हैं, वो क्या होगा? एंड में आएंगे हर सेंटेंस को। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस के एंड में आता है पंचुएशन मार्क, फुल स्टॉप या फिर पीरियड। दूसरा है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस या तो आपको कुछ कमांड दी जा रही है, कोई रिक्वेस्ट की जा रही है, ऐसे जो टाइप के सेंटेंसेस होते हैं उनको हम बोलते हैं इंपरेटिव या फिर डिक्लेरेटिव, जो हमको फैक्ट्स बताते हैं। तो इनके एंड में आता है फुल स्टॉप या फिर पीरियड। एग्जाम्पल देखते हैं, पहले डिक्लेरेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम अ साइकोलॉजिस्ट। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, एक इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, डिक्लेयर कर रही हूँ। इसके एंड में आ रहा है क्या? पीरियड या फिर फुल स्टॉप, हम दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं इसको। दूसरी चीज आपको मैं अभी बताऊंगी, इसका एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है पीरियड का। yesterday इट वॉज सो प्रोडक्टिव। कल बहुत अच्छा प्रोडक्टिव दिन था। पीरियड या फिर फुल स्टॉप कहाँ पे आया है? बिल्कुल एंड में, जब हम हमारा जो फैक्ट है वो डिक्लेयर हो चुका, वो हमने बता दिया, उसके बाद में। इट्स रेनिंग आउटसाइड, आई एम नॉट कमिंग टूडे। बाहर बारिश हो रही है, मैं आज नहीं आ रही हूँ। पीरियड या फिर फुल स्टॉप। एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना कि जो आपका जो सेंटेंस है उसके लास्ट में पीरियड आ रहा है या फुल स्टॉप आ रहा है, तो जो आपका लास्ट वर्ड है उसके और फुल स्टॉप के बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। नो गैप, इट शुड कम इमीडिएटली आफ्टर द लास्ट वर्ड। क्लियर है? अब हम बात करेंगे इंपरेटिव सेंटेंसेस की। यहाँ पे ये क्या कर सकते हैं? रिक्वेस्ट कर सकते हैं या फिर कमांड दे सकते हैं। इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं, प्लीज गो होम। रिक्वेस्ट क्या की जा रही है? प्लीज गो होम, फुल स्टॉप। लेट मी हेल्प यू, ठीक है। यहाँ पे
प्लीज गो होम मतलब आपको एक पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है, लेट मी हेल्प यू, अगेन आपको एक रिक्वेस्ट की जा रही है। लास्ट में क्या दिया है, फुल स्टॉप टू एंड इट। डोंट स्लीप, डोंट स्लीप अंटिल यू फिनिश योर वर्क। यहाँ पे मम्मी क्या कर रही है, आपको डांट के बोल रही है डोंट स्लीप अंटिल यू फिनिश योर वर्क। तो जब तक काम खत्म नहीं कर लोगे सोना मत। अगेन फुल स्टॉप या फिर पीरियड, सेम कैरेक्टरिस्टिक, लास्ट जो वर्ड है उसके और फुल स्टॉप के बीच में कोई भी गैप नहीं आएगा। राइट, अब हम बात करेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क की। एक्सक्लेमेशन मार्क कब आता है, ऑब्वियसली ये लास्ट में आता है। ठीक है, यहाँ पे क्या स्ट्रॉन्ग इमोशंस को डिक्लेयर किया जा रहा है, बताया जा रहा है कौन कौन से स्ट्रॉन्ग इमोशंस हो सकते हैं। हम गुस्सा हो सकते हैं, हम खुश हो सकते हैं, हम एक्साइटेड हो सकते हैं, हम शॉक हो सकते हैं। तो इस टाइप की जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग है अगर हमको रीडर को बतानी है कि देखो मैं शॉक हूं, देखो मैं खुश हूं, या फिर जो भी मेरे राइटिंग को पढ़ रहा है उसको अगर मुझे मेरे इमोशंस बताने स्ट्रॉन्ग वाले, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, लास्ट में लगाना पड़ेगा एक्सक्लेमेशन मार्क उस वर्ड के बाद या सेंटेंस में जिसको मैं इमोशनली बताना चाह रही हूँ स्ट्रॉन्गली। ठीक है, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हो सकता है, अगेन आप कोई फैक्ट बता रहे हो लेकिन उसमें आप कुछ इमोशंस भी इंक्लूड कर रहे हो, तो वो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में भी आ सकता है। इंपरेटिव सेंटेंसेस के अगेन आप कमांड दे रहे हो, आप डांट के कमांड दे रहे हो, बहुत ही पुश करके देना चाह रहे हो, तो या फिर अलोंग विद इंटरजेक्शंस। इंटरजेक्शंस क्या होते हैं, वाव, जैसे आपको एकदम सडन कोई वर्ड्स होते हैं ना, वाव, अमेजिंग, तो उसके बाद में जो हम जब एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं तो हमारा सडन जो इमोशन है वो निकल के बाहर आता है। तो यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। तो एग्जाम्पल बता देती हूँ आपको एक्सक्लेमेशन मार्क के लिए। पहले एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस, आई गॉट न्यू ड्रेस। ओके, जस्ट एन इन्फॉर्मेशन, वो खाली एक इन्फॉर्मेशन दे रही है कि मैंने एक नई ड्रेस लेके आई, इसलिए क्या है, एक पीरियड से स्टॉप कर दिया है। लेकिन अगर कोई बोले आई गॉट न्यू ड्रेस, मैं एक नई ड्रेस लेके आई हूँ, वाह, खुश, खुश है ना पर्सन जो भी नया ड्रेस लेके आया, तो जिसके पास भी नई ड्रेस है वो खुशी से बताएगा। तो अगर वो रीडर को बताना चाह रहा है, अगर ये राइटिंग में है, ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बोल के बताया तो आपको मेरी टोन से पता चल गया कि हाँ इसने खाली इंफॉर्मेशन दी है। अगर मैं बोलूं आई गॉट न्यू ड्रेस, तो एक नॉर्मल बता, आई गॉट न्यू ड्रेस, खुशी होके बताया, एक्सक्लेमेशन आगे आएगा अगर मैं लिख रही हूं और मैं अपनी खुशी बताना चाह रही हूँ। ठीक है, इफ यू डोंट कंप्लीट द प्रोजेक्ट यू आर फायर्ड। बॉस गुस्से में है, अगर वो आपको गुस्से में बोले, टोन में बोलेगा, ठीक है, तो वो उसकी टोन से पता चल जाएगा, शक्ल से पता चल जाएगा कि वो गुस्से में लाल पीला होके बोल रहा है। बट व्हाट अबाउट इफ ही राइट्स यू अ मेल, ठीक है, वो मेल में लिखे तो आपको कैसे वो गुस्सा बताए कि वो गुस्से में है, वो कैसे बताएगा, अगर तुमने प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया यू आर फायर्ड, उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क लग गया, मतलब बहुत सच में बहुत बहुत गुस्से में है, तो बच्चा संभल जाओ। डोंट गो आउट, मम्मी ने बोला बाहर बारिश हो रही है, डोंट गो आउट, तो गुस्से में बोला डोंट गो आउट, तो एक्सक्लेमेशन आ जाएगा फटाक से आगे। जैसे मैंने आपको बोला इंटरजेक्शन के बाद भी आता है। ये क्या था, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस थे, ठीक है, इंफॉर्मेशन था। ये क्या था, उसका कमांड था। ठीक है, आपको थ्रेट दिया गया था। ठीक है, डोंट गो आउट, और ये दोनों क्या था, कमांड या फिर थ्रेट। यहाँ पे इंटरजेक्शन है, वाव, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो वर्ड्स होते हैं, जो आप वर्ड पे एम्फसाइज करते हो और इमोशन बताना चाहते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरजेक्शंस बोलते हैं। तो यहाँ पे इंटरजेक्शन क्या है, वाव, यू, योर ड्रेस इज ब्यूटीफुल, अगेन वहां पे इमोशन बताया जा रहा है, वाव योर ड्रेस इज ब्यूटीफुल, तो दो बार उसका इमोशन बाहर निकल के आया, तो दो बार उसने क्या लगाया, एक्सक्लेमेशन मार्क। अगेन सेम चीज, आपका जो एक्सक्लेमेशन मार्क है उसमें और जो आपका लास्ट वर्ड है जिसके ऊपर आप एम्फसाइज कर रहे हो इंटरजेक्शन में, या फिर आपके सेंटेंस का लास्ट वर्ड उसके और एक्सक्लेमेशन मार्क के बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क सिंपल है, जब भी आप क्वेश्चन पूछ रहे हो तो आपको लगाना है क्वेश्चन मार्क, एंड में लगाना है क्वेश्चन के। एग्जाम्पल्स, वेयर आर यू गोइंग, क्वेश्चन मार्क, तुम कहाँ जा रहे हो, विल यू कम विद मी, क्या तुम मेरे साथ आ सकते हो, आओगे, क्वेश्चन मार्क, यू आर फीलिंग बेटर, क्वेश्चन मार्क। अगेन जब मैं बोल रही हूँ तो आपको मेरे टोन से पता चल रहा है, अगर मैं लिख रही हूँ और क्वेश्चन आगे क्वेश्चन मार्क है, दैट मीन्स आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन।
ठीक है। अगेन सेम चीज, क्वेश्चन मार्क और लास्ट वर्ड के बीच में कोई गैप नहीं होना चाहिए। इट शुड कम इमीडिएटली आफ्टर द लास्ट वर्ड। अभी हमने टर्मिनल जो पंचुएशन थे उनके बारे में बात कर लिया, अभी हम बात करेंगे पॉजेस के बारे में, कमा, सेमीकोलन या फिर कॉलन। चलिए स्टार्ट करते हैं कमा से। इसको कोमा नहीं बोलना, इसका होता है कमा। कमा, इसको इसका प्रोनाउंसिएशन है कमा, कॉमा नहीं है ये, ठीक है। देर आर 4 मेन यूसेजेस ऑफ कमा। ठीक है, 4 तरीके के यूसेजेस होते हैं। कैसे कैसे होते हैं? पहला होता है सेपरेट करना, एक कोई भी आइटम की लिस्ट है, उस आइटम को एक दूसरे से अलग करने के लिए हम कमा को यूज करते हैं। सेपरेट करने के लिए वर्ड्स को दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। एक सेंटेंस है उसमें कोई वर्ड एक्स्ट्रा है जो कि उस सेंटेंस का वर्ड नहीं, उस सेंटेंस के साथ कनेक्टेड नहीं है, उसको सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। सेपरेट करने के लिए लिंकिंग वर्ड्स को, लिंकिंग वर्ड्स जैसे कि henceforth, whoever, however, ये जो लिंकिंग वर्ड्स हैं, दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको लिंकिंग वर्ड्स बोलते हैं। तो इनके बाद भी यूज किया जाता है। और क्लॉजेस, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में ऑलरेडी एडजेक्टिव क्लॉज या फिर एडवर्ब क्लॉज या फिर नाउन क्लॉजेस के बारे में, फ्रेजेस के आगे पीछे कमा नहीं आता है, तो हम यहाँ पे सिर्फ यूज कर रहे हैं कमा किसके लिए? क्लॉजेस के पीछे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे पहले से। कब? जब हम एक लिस्ट में से आइटम्स को सेपरेट करते हैं, ठीक है, कमा यूज करके। फॉर एग्जाम्पल, कैन यू गेट मी अ पेन, पेंसिल, इरेजर एंड शार्पनर फॉर द एग्जाम। क्या तुम मेरे को, जो मैंने लिस्ट बताई है, तो क्या तुम मुझे एक पेन, पेंसिल, इरेजर और एक शार्पनर लाके दे सकते हो मेरे एग्जाम के लिए? तो यहाँ पे जो लिस्ट दी गई है उसको सेपरेट करने के लिए हम कमा को यूज कर रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको बताती हूँ, यहाँ पे ज्यादा काफी लोग, सब लोगों का अलग अलग राइटिंग स्टाइल होता है। तो जो इरेजर के बाद का और एंड के पहले का जो कमा है, उसको कुछ लोग लगाते हैं, कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो देन ऑल्सो इट इज करेक्ट, अगर आप यहाँ पे कमा को यूज नहीं कर रहे हो देन ऑल्सो इट इज करेक्ट। तो दोनों ही कंडीशन में आपका स्टेटमेंट करेक्ट होगा। तो डिपेंड करता है कि आपको कौन सा फॉर्मेट यूज करना है, लेकिन जो आप एक बार फॉर्मेट यूज करना शुरू करेंगे आप उसी को कंटिन्यू रखिए। आप अलग अलग एक ही पैराग्राफ या एक ही सेंटेंस में अलग अलग पैटर्न यूज मत करिएगा, ठीक है। कैन यू गेट मी अ पेन? अभी देखो यहाँ पे क्या था, लिस्ट था जिससे आपको पता चल गया कि वो सेपरेट किया गया है। तो कैन यू गेट मी अ पेन एंड अ पेपर फॉर द एग्जाम। तो यहाँ पे क्या था, लिस्ट में कितने 1 2 3 4 आइटम्स थे, तो आपने यूज किया कमा। लेकिन अगर आपके लिस्ट में सिर्फ 2 आइटम्स है, जैसे कि अ पेन एंड अ पेपर, तो इस केस में आपको यहाँ पे कमा यूज करने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी आपको कमा यूज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इट इज ओनली 2 आइटम्स। तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी, इफ इट इज मोर देन 2, इट इज मोर देन 2 आइटम्स, in that case only you have to use the comma, right? अब दूसरा कौन सा तरीका है, सेपरेट करना है वर्ड्स को जो एक सेंटेंस के पार्ट नहीं है। एग्जाम्पल, लकीली यू गॉट द टिकट। लकीली क्या है, यू गॉट द टिकट इंफॉर्मेशन है, ठीक है। लेकिन लकीली क्या है, ये हमारा इमोशन है, हमारी ओपिनियन है कि अरे थैंक गॉड तुमको टिकट मिल गया, वाह तुमको टिकट मिल गया, अरे वाह तुमको टिकट मिल गया। तो ये जो एक्स्ट्रा वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो हमारी ओपिनियन, हमारी फीलिंग को बताते हैं, जैसे लकीली, वाव, तो ये जो वाव तो यहाँ पे इंटरजेक्शन है, बट लकीली, ओके, तो ऐसे वाले जो वर्ड्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कमा, ठीक है। थैंकफुली, अगेन थैंकफुली हमारी हमारी इमोशन है, हमारी ओपिनियन है, ठीक है। थैंकफुली यू आर नॉट हर्ट, थैंकफुली यू आर नॉट हर्ट, नॉट यू आर नॉट हर्ट सेंटेंस है, बट थैंकफुली पार्ट नहीं है उस सेंटेंस का, इसलिए इसको सेपरेट करने के लिए कमा को यूज किया। मोनिका, कैन यू पास मी द सॉल्ट? यहाँ पे देखो क्वेश्चन है, लेकिन मोनिका क्या पार्ट ऑफ द सेंटेंस नहीं, वो मोनिका को बोल रहे हैं, मोनिका कैन यू गेट मी द सॉल्ट, कैन यू पास मी द सॉल्ट। तो यहाँ पे सेंटेंस का पार्ट नहीं है, इसलिए कमा यूज करके इनको सेपरेट कर दिया गया है। अगेन, वर्ड के और कमा के बीच में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए, इट शुड कम इमीडिएटली आफ्टर द वर्ड, राइट।
So please inform me a query. Again, so is not the part of the sentence, तो आपको वहां पे so के बाद में लगाना है कॉमा. प्लीज इन्फॉर्म मी योर क्वेरी, मुझे आपकी क्वेरी को बता दो. जेंटलमैन ट्राई टू बी पंचुअल. जेंटलमैन ट्राई टू बी पंचुअल. अगेन वो जेंटलमैन को इंट्रोड्यूस कर रहा है और बता रहा है ट्राई टू बी पंचुअल. दिस इज गोइंग टू बी स्मॉल टी. राइट, चलो नेक्स्ट है. जब हम लिंकिंग वर्ड को एक सेंटेंस में यूज करते हैं तो उसको जो सेपरेट करने के लिए हम अगेन कमा को यूज करते हैं. जैसे कि टुडे आई केम लेट टू द ऑफिस, henceforth आई विल ट्राई टू कम ऑन टाइम. henceforth क्या है? आज तो मैं ऑफिस लेट आया हूं, लेकिन अब से मैं कोशिश करूंगा कि मैं टाइम पे आ जाऊं. तो henceforth क्या है? लिंकिंग वर्ड है, इन दोनों सेंटेंस में कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहा है. तो इन दैट केस henceforth के बाद में आ जाएगा कमा. ठीक है. टुडे आई केम लेट टू द ऑफिस, आई henceforth विल ट्राई टू कम ऑन टाइम. यहाँ पे देखो कैसे कैसे henceforth या लिंकिंग वर्ड को हम यूज कर सकते हैं और कैसे कैसे कमा हम अलग अलग जगह पे यूज करते हैं. अगर हमने स्टार्टिंग जो हमारा सेंटेंस है उसके स्टार्टिंग में किया तो एग्जैक्टली उसके बाद में कमा आ गया. लेकिन अगर हम बोलें कि आज मैं लेट आया हूं, आई कमा henceforth विल ट्राई टू कम ऑन टाइम, यहाँ पे क्या होगा? आई के बाद एक कमा आएगा, henceforth के बाद एक कमा आएगा. क्यों क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि जब भी हम लिंकिंग वर्ड को यूज कर रहे हैं तो उसको हमेशा सेपरेटली दिखाना है. तो अगर हम आई को पहले यूज करेंगे तो आई के बाद कम आ जाएगा, तो इट इज मिडल ऑफ द सेंटेंस, इट इज स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस. लेकिन अगर हम लास्ट में यूज करें लिंकिंग वर्ड को, टुडे आई केम लेट टू द ऑफिस, आई विल ट्राई टू कम ऑन टाइम, henceforth अगेन लिंकिंग वर्ड किस में आया? लास्ट में. तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में आ गई होगी. पहली चीज ये है कि आप henceforth को कहीं पे भी यूज करिए, मीनिंग सेम रहेगा. तीनों के तीनों जो सेंटेंसेस है, तीनों का मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है. दूसरी बात, अगर आप henceforth को स्टार्टिंग या फिर एंड में यूज करेंगे तो आपको खाली एक कमा यूज करना पड़ेगा. बट अगर आप मिडल ऑफ द सेंटेंस यूज कर रहे हैं तो आपको उसके स्टार्टिंग एंड आफ्टर दी लिंकिंग वर्ड आपको कमा यूज करना पड़ेगा. क्लियर है? अब बात करेंगे चौथे और आखिरी क्लॉजेस जो उसका यूज होता है कमा का. एग्जाम्पल, इफ यू सेव योर पॉकेट मनी यू कैन बाय द ड्रेस. यहाँ पे क्या है? यू कैन बाय द ड्रेस. हम किसको बता रहे हैं? क्या बता रहे हैं? कि अगर तुमने अपनी पॉकेट मनी को सेव कर लिया तो यू कैन बाय द ड्रेस. तो हमारा जो क्लॉज है यू कैन बाय द ड्रेस, इसको सेपरेट करने के लिए हमने क्या यूज किया है? कॉमा. टेक माई परमिशन, टेक माई परमिशन बिफोर यू गो आउट. मेरी परमिशन ले लेना तुम बाहर जाने से पहले. तो बिफोर यू गो आउट. क्लॉज आपको ऐसे पहचानते हो, सिंपल वे टू अंडरस्टैंड, उसमें आपका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों ही होगा. किसमें? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों ही होगा, वर्ब उसी में ही होगा आपके क्लॉज के अंदर. तो दिस इज हाउ यू आइडेंटिफाई. अगेन आप क्लॉज को सेपरेट करने के लिए यूज कर रहे हैं कमा. आई ऑफर्ड हिम अ जॉब, I offered him a job and he immediately accepted it. Again अगर आप यहाँ पे and भी यूज कर रहे हैं, आप कंजंक्शन भी यूज कर रहे हैं आपके क्लॉजेस को कंबाइन करने के लिए, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को आप कंजंक्शन से कंबाइन कर सकते हैं. रिमेंबर कंपाउंड सेंटेंसेस मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, जो वीडियो थी सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की, उसमें आपने बताया था अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है, अगर दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है आपको उनको ज्वाइन करना है तो इन दैट केस आपको बीच में क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा? आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कंजंक्शन. तो दैट्स हाउ यू कैन डू इट. एंड यहाँ पे आप कॉमा लगा सकते हो. अगेन देयर शुड बी नो गैप बिटवीन द वर्ड एंड द कॉमा. राइट. अब हम बात कर लेते हैं सेमीकोलन की. सेमीकोलन किस लिए यूज किया जाता है? दो क्लोजली रिलेटेड सेंटेंसेस जो होते हैं, जिनका काफी मतलब जो एक दूसरे के बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है इमीडिएटली, तो उनको हम कई बार क्या होता है हम फुल स्टॉप लगा देते हैं, हम पीरियड लगाते हैं. बट इन केस वी वांट टू एक्सप्रेस टू द रीडर कि जो हम लिख रहे हैं उसमें रीडर को चाहते हैं कि हम ज्यादा अच्छे से एक्सप्रेस करें कि ये दो 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 सेंटेंसेस है बहुत अच्छे से क्लोजली लिंक्ड है, इन दैट केस हम यूज करते हैं सेमीकोलन. एग्जांपल बताती हूँ. अगर आप वहां पे फुल स्टॉप लगा रहे हो तो गलत नहीं होगा. आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू दैट कि अगर आप फुल स्टॉप भी लगा रहे हो तो गलत नहीं है. बट जैसे कि मैंने आपको बोला, अगर आप चाहते हो कि आपकी रिफाइंड
बहुत ही अच्छी ब्यूटीफुली, जब आप कोई भी पैराग्राफ पढ़ते हो या सेंटेंस पढ़ते हो या कोई आर्टिकल पढ़ते हो तो कई बार आपके दिल से आते हैं ना, वाह क्या क्या ब्यूटीफुल राइटिंग करी है। तो इन दैट केस आपको जो पंचुएशंस होते हैं ना, वो ब्यूटिफिकेशन के भी काम आते हैं। जैसे कि सेमीकोलन क्या ब्यूटिफिकेशन के काम आएगा। अगर आप यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दोगे तो इट इज नॉट गोइंग टू बी अ रॉन्ग फॉर्मेट, राइट। जैसे कि यहाँ पे शी इज ब्यूटिफुल, हर ड्रेस हर ड्रेसिंग सेंस इज टेरिबल। वो सुंदर है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बट उसकी जो ड्रेसिंग सेंस है ना, वो बहुत ही बकवास है। तो यहाँ पे क्या है, फुल स्टॉप लगा है। जैसे मैंने आपको बोला कि फुल स्टॉप लगाने से इट इज नॉट गोइंग टू बी अ, वो रॉन्ग मीनिंग कन्वे नहीं करने वाला। जैसे कमा के मैंने स्टार्टिंग में आपको इस्तेमाल करके बताया था, आपका जो मीनिंग था वही चेंज हो जाता है, बट सेमीकोलन के केस में वैसा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हमने फुल स्टॉप यूज किया। बट अगर हम रीडर को क्या बोलना चाहते हैं कि शी इज ब्यूटिफुल कमा बट हर ड्रेसिंग सेंस इज टेरिबल, तो यहाँ पे हम एज अ क्लॉज भी इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सिर्फ कमा लगा देंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि रीडर को और अच्छे से बताए कि कितना क्लोजली रिलेटेड है ये, तो हाउ वी कैन राइट शी इज ब्यूटिफुल, हर ड्रेसिंग सेंस इज टेरिबल। तो यहाँ पे देखो, तीनों का जो मतलब है एग्जैक्टली सेम है। अगर आप फुल स्टॉप लगा रहे हो तो भी सेम है, कॉमा लगा रहे हो उसके बाद में कंजंक्शन लगा रहे हो तो भी सेम है, ठीक है। लेकिन अगर आप बोलो कि शी इज ब्यूटीफुल, हर ड्रेसिंग सेंस इज टेरिबल, तो यहाँ पे सेमी कॉलन लगा के आप अपना जो रीडर है उसको इंटीमेट करना चाह रहे हो कि इट इज वेरी क्लोजली रिलेटेड सेंटेंसेस। तो क्लियर है, आप ऐसे यूज कर सकते हो, आप कमा भी यूज कर सकते हो, आप फुल स्टॉप भी यूज कर सकते हो, और आप सेमी कॉलन भी यूज कर सकते हो। अब हम बात करेंगे कॉलन की। कॉलन कब यूज करता है, हम कॉलन को यूज कब कर सकते हैं, कि जब हम कुछ भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आफ्टर इंडिपेंडेंट क्लॉज। हमेशा ध्यान में रखना, कॉलन हमेशा इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद में ही आएगा। अगर आपने किसी भी तरीके से उसको डिपेंडेंट बना दिया राइटिंग वे में, तो इन दैट केस कॉलन वहां पे यूज नहीं कर सकते हैं आप। एग्जाम्पल बताती हूँ, जैसे कि लिस्ट, while coming from the market, get me these things। तो get me these things एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद में हम क्या करेंगे, कॉलन लगा सकते हैं। क्या क्या चीजें लानी है, लिस्ट, हम क्या पहले लिस्ट बना रहे हैं, सम वेजिटेबल्स, कुछ ग्रोसरी ले आना, और एग्स भी ले आना। तो यहाँ पे क्या है, कॉलन यूज करके हम उसको लिस्ट दे रहे हैं। टू स्टे हेल्दी, डू फॉलोइंग एक्सरसाइज। डू फॉलोइंग एक्सरसाइज एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। डू फॉलोइंग एक्सरसाइज क्योंकि इसका खुद का एक स्टैंड अलोन मीनिंग निकल के आता है, जरूरी नहीं है कि वो उसके पहले यूज किए जाने वाले क्लॉज के ऊपर डिपेंडेंट हो। तो इट इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। उसके बाद में हम कॉलन लगाएंगे। क्या क्या करना है, अगर हेल्दी रहना है तो हमको पुशअप्स करने हैं, पुलअप्स करने हैं, बेंच प्रेस करनी है, और क्रंचेस भी करने हैं। तो जो कि मैं जो मैंने आपको पैटर्न या फिर फॉर्मेट बताया था किसको, कमा को यूज करने का, वो आप यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप लिस्ट दे रहे हैं। लिस्ट देने के लिए आपको कमा की यूज करनी जरूरी है। तो इन दैट केस आप सेम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो अगर हम क्लॉजेस बना रहे हैं, अभी मैंने आपको लिस्ट वाला एग्जांपल दिया कि कैसे आप एक लिस्ट के लिए एक कॉलन को यूज कर सकते हैं। अगर आपके क्लॉजेज है तब भी आप कर सकते हैं यूज। आई एम प्रिपेयर्ड कॉलन, इफ यू आर स्टिल इन डाउट यू कैन कम बैक। मैं प्रिपेयर्ड हूँ इंडिपेंडेंट क्लॉज है, उसके बाद कॉलन आएगा, अगर तुम डाउट में हो तो तुम बाद में आ सकते हो। यू कैन बैक आउट, आई एम सॉरी, यू कैन बैक आउट मतलब तुम बैक आउट कर सकते हो, इस प्लान को तुम छोड़ के जा सकते हो, राइट। आई एम रीडिंग दिस बुक, आई एम रीडिंग दिस बुक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, उसके बाद में कॉलन यूज करेगा, कॉलन यूज होगा, आई एम रीडिंग दिस बुक, यू मस्ट ट्राई दिस वाइल यू आर ट्रैवलिंग। तुमको ये पढ़नी चाहिए जब तुम ट्रैवल कर रहे हो। तो ऐसे आप यूज कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं बोलूं, जो मैंने आपको बोला था कि आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए, इंडिपेंडेंट जो लिस्ट है वो होनी चाहिए। अगर जो मेरा सेंटेंस था मैंने उसको डिपेंडेंट बना दिया तो कॉलन हम यूज नहीं करेंगे इवन इन केस ऑफ लिस्ट। कैसे मैंने इसको डिपेंडेंट बना दिया, while coming from the market you need to bring some vegetables, grocery items and eggs। तो क्या था, हमने जो हमारा यू नीड टू ब्रिंग,
यू नीड टू ब्रिंग क्या हो गया? यू नीड टू ब्रिंग एक डिपेंडेंट क्लॉज हो गया. इट इज नो मोर एन इंडिपेंडेंट क्लॉज लाइक आई शोड यू बिफोर. अब ये डिपेंडेंट हो गया. डिपेंडेंट क्लॉज के बाद में आप यहाँ पे कॉलन इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया? ब्रिंग सम वेजिटेबल्स, ग्रोसरी आइटम्स. तो इस तरीके से आपका जो कॉलन है वो आप यहाँ पे इस्तेमाल नहीं कर सकते हो. अगेन जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि डू द फॉलोइंग एक्सरसाइज के बजाय अगर हम ये बोल देते हैं टू स्टे हेल्दी, यू मस्ट क्या है? डिपेंडेंट हो गया, क्योंकि इसका बिना इसके आगे यू मस्ट डू जो है उसके आगे का जो सेंटेंस है या फिर वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? व्हाट यू मस्ट डू टू स्टे हेल्दी, यू मस्ट डू पुशअप, पुलअप्स, बेंच प्रेस एंड क्रंचेस. तो ये अगर हम इनको डिपेंडेंट बना देते हैं इन क्लॉजेस को, तो इन दैट केस आप कॉलन का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो. कॉलन कैन ऑलवेज ऑलवेज बी used only when it is an independent independent clause, या फिर क्लॉज है उसके बाद में ही आप इस्तेमाल कर सकते हो. दैट थिंग यू ऑलवेज कीप इन माइंड. अब बात करेंगे अपोस्ट्रोफी की. अपोस्ट्रोफी कब कब यूज हो सकता है? अपोस्ट्रोफी यूज होता है मार्क कॉन्ट्रैक्शंस. कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं? आप किसी को कंबाइन कर रहे हो तो हम उस टाइम पे यूज क्या करते हैं? अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं कुछ कुछ वर्ड्स, कुछ लेटर्स को ओमिट करने के लिए, हटा देने के लिए, या फिर हम पोजेशन मार्क करते हैं, किसी की ओनरशिप को शो करते हैं, कुछ रिलेशनशिप शो करते हैं. इन दैट केस ऑल्सो वी यूज अपोस्ट्रोफी. एग्जांपल्स देखते हैं. पहले हम देखेंगे मार्क कॉन्ट्रैक्शंस. कॉन्ट्रैक्शंस को कैसे मार्क करते हैं अपोस्ट्रोफी से? शी इज ब्यूटिफुल, शी इज ब्यूटिफुल. तो अगर हमको एक प्रोलॉन्ग वे में नहीं लिखना है, शी इज ब्यूटिफुल नहीं लिखना है, तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं? शी इज ब्यूटिफुल. तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी शॉर्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा. ठीक है. तो यहाँ पे शी इज को हम क्या करें? शी इज ब्यूटिफुल. तो यहाँ पे आई जो है हमारा लेटर आई वो ओमिट हो जाएगा और हम कैसे लिखेंगे? अपोस्ट्रोफे एस. आई एम गोइंग, आई एम गोइंग को हम कैसे लिख सकते हैं? आई एम गोइंग, आई एम गोइंग. तो आपका प्रोनाउंसिएशन भी क्या होगा? आई एम गोइंग, आई एम गोइंग. आई एम गोइंग नहीं होगा, क्या हो जाएगा? आई एम गोइंग, आई एम गोइंग. राइट. शी वुड लव टू रीड इट, शी वुड लव टू रीड इट. यहाँ पे सिर्फ एक एक लेटर ओमिट नहीं हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है? पूरा का पूरा जो वर्ड है वो ही कॉन्ट्रैक्ट होके खाली डी रह गया है. ठीक है. शी वुड लव टू रीड इट. तो यहाँ पे क्या है? शी वुड. अगेन यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे आम या फिर शीज जो प्रोनाउंसिएशन हमारा था उसको जो शॉर्ट कर रहे थे वो यहाँ पे नहीं कर पाएंगे. यहाँ पे हमको बोलने में, जब हम बोलेंगे तो उस टाइम पे हमको क्या कैसे बोलना है? शी वुड लव टू रीड इट. तो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं. तो यहाँ पे दूसरी चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आप यहाँ पे सिर्फ एक सेंटेंस में, जो एक सेंटेंस होगा उसमें सिर्फ एक बार आप जो कॉन्ट्रैक्शन मार्क कर सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे शी इज नॉट गोइंग टू, शी इज नॉट गोइंग एनीवेयर, ये करेक्ट है. अगर हम बोले शी इजंट गोइंग एनीवेयर, ये भी करेक्ट है. क्यों? यहाँ पे इज नॉट को हमने इजंट कर दिया है, शी इज को शीज कर दिया है. तो ये दोनों भी करेक्ट है. जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक सेंटेंस में एक ही बार हमको कॉन्ट्रैक्शन यूज करना है. लेकिन अगर हम ऐसे लिखें शी अपोस्ट्रोफे एस अपोस्ट्रोफे एन, नॉट को एन टी, तो ये गलत है. ये एग्जैक्टली गलत है. यू कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट मोर देन टू वर्ड्स. मतलब टू वर्ड्स का मतलब क्या है? आप दो वर्ड्स को कॉन्ट्रैक्ट करके एक वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट एक ही सेंटेंस में आप मोर देन टू वर्ड्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते. इट विल बिकम एब्सोल्युटली रॉन्ग. क्लियर है? अब हम बात करेंगे किसकी? हम जब पोजेशन बताते हैं या रिलेशनशिप बताते हैं उस वक्त हम अपोस्ट्रोफे एस यूज कर सकते हैं. तो दैट्स दैट इज मोनिकाज न्यू कार. हम क्या बोल रहे हैं? दैट इज वो जो कार है वो मोनिका की ओनरशिप है, वो मोनिका उसको ओन करती है. मोनिकाज न्यू कार अपोस्ट्रोफे एस. रोहन इज मोनिकाज एम्प्लॉय. रोहन क्या है? मोनिका का एम्प्लॉय है. ओनरशिप बता रहे हैं, तो दैट्स हाउ यू यूज इट ओनरशिप के लिए.
पोजेशन में हम कौन कौन सी एरर्स हम अवॉइड कर सकते हैं, कौन कौन सी एरर्स हम करते हैं, हम ज्यादातर, जैसे आपको मालूम है कि पोजेशन कैसे आप इंडिकेट करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस जो होता है, जो वर्ड का पोजेशन आप बता रहे हो, उस अगर मोनिका का है तो आप मोनिका के आगे अपोस्ट्रोफी लगा रहे हो, ठीक है, तो वो पोजेशन उसके बाद अपोस्ट्रोफी एस लगा के बताते हैं, ये आपको मालूम है। लेकिन व्हाट अबाउट अगर जो वर्ड है उसके आगे ऑलरेडी पहले से ही एस लगा हुआ है, जैसे बॉयज प्लूरल वर्ड है, ठीक है, वो बहुत सारे ग्रुप ऑफ बॉयज की बात हो रही है, तो बॉयज का जो है आप वहां पे कैसे बोलेंगे, बॉयज न्यू डाइट प्लान इज रेडी, या फिर बॉयज न्यू डाइट प्लान इज रेडी। तो यहाँ पे जो अगर एस है ऑलरेडी, तो आप खाली आगे अपोस्ट्रोफे लगा के छोड़ देंगे, आपको अपोस्ट्रोफे एस लगाने की जरूरत नहीं है, दिस विल बिकम एब्सोल्युटली रॉन्ग, तो दैट्स हाउ यू यूज इट। दूसरी चीज है कि जब आप पोजेसिव प्रोनाउंस यूज करते हैं, जैसे कि योर्स, हर्स, आर्स, देयर्स, इट्स, तो हमको कभी भी नेवर एवर यूज अपोस्ट्रोफे इन दीज वर्ड्स, कि इसमें पोजेसिव प्रोनाउंस में आपको योर्स अपोस्ट्रोफे एस, हर्स, आर्स, यहाँ पे अपोस्ट्रोफे एस नहीं लगाना है, आपको इस तरीके से इनका यूज करना है, सीधे सीधे उसके आगे एस लगाना है। तो क्लियर है? वीडियो पसंद आया, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिए, और ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो आपको चाहिए, जो आपको समझ नहीं आ रहा है, इफ यू हैव एनी क्वेरी, यू कैन ऑलवेज रिक्वेस्ट अ वीडियो इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू मेक वंस इन अ वीक एक रिक्वेस्ट वीडियो, आई ट्राई टू मेक, and I'll see you with another video. Till then, take care of yourself and bye bye.